को लेकर राजनीति के मैदान में आप जानते हैं घमासान मचा हुआ है और तकरीबन हर दिन हलचल हो रही है। आज बिहार में मुस्लिम बहुल इलाका है सीमांचल का किशनगंज, जहां रैली हो रही है। इसमें बीजेपी विरोधी दल के नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के विरोधी वक्फ कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं सरकार और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कानून तो मुसलमानों के हित में बीजेपी लेकर आई है। इस कानून से मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का भला होगा, ये बीजेपी की तरफ से दुहाई दी जा रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई, ये सबने देखा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां 5 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। बीजेपी कह रही है वक्फ कानून का विरोध मुस्लिम वोट के लिए किया जा रहा है। वहीं विरोधी ध्रुवीकरण का बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बिहार में इस साल और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अब सवाल यह कि वक्फ के नाम क्या चुनावी संग्राम होने जा रहा है, यही वो मुद्दा जिस पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सियासी बात पलटवार देखिए। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। आप इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। सिर्फ ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का और भ्रष्टाचार को किस तरीके से दूर किया जाए। क्या वक्फ जो है वो निःशुल्क एक अच्छे क्लास का जो है इंस्टीट्यूशन वक्फ से जो है हो सकता है कि किराया 5 रुपए है, 15 रुपए है, 20 रुपए है। अगर किसी का किराया बाजार का 50,000 रुपए है तो वो 5,000 में नहीं। मोदी जी ने जबरदस्ती से ये वक्फ बिल बना लिया। ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। ये सब लोग गरीबों को लूटने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल इसलिए लेकर के आई है जिससे ये जमीन छीन ले। ये जमीनी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। इन्हें कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। ये वक्फ के नाम पे प्रोटेस्ट का जो रोना गा रहे हैं, ये दुनिया देख रही है और मुसलमान भी देख रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं? आम मुसलमान हैं? नहीं, ये वही दलाल लोग हैं जिन्होंने वक्फ का शोषण किया है आज तक। और वक्फ इनके शोषण से हट रहा है तो इनको बेचैनी मच रही है। और साथ के साथ मुसलमानों को ठेकेदार भी बनना है। ओवैसी को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड को हराना है, मदनी को, ओवैसी को नहीं आने देना है, ममता दीदी को तो दंगे करवा देने हैं। सब मुसलमानों को खैरम खा बने हुए हैं। सियासी एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जुल्म के खिलाफ इंसाफ पसंद हर आदमी को सामने आना होगा। और ये मुसलमानों की लड़ाई सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की पहचान को बचाने। सीमांचल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो वहाँ के मुसलमानों और हम लोगों की भी अच्छी पैठ है वहाँ पे। तो वो मतलब हम लोगों के खिलाफ एक माहौल प्रयास कर रहा है। नीतीश कुमार ने जितना काम नेता ने किया इस 20 वर्ष में, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री भी किया। यू हैव टू कंपेयर दैट। तो क्या ये वक्फ के नाम चुनावी संग्राम है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता निघत अब्बास, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, यास्मीन फारूकी, एसडीपीआई के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे करने जा रही हूँ। बीजेपी कह रही है कि वक्फ का जो विरोध हो रहा है ये दरअसल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। ऐसा बीजेपी को क्यों लग रहा है? देखिए, सीए का विरोध क्यों किया जा रहा था? चूंकि वोट बैंक का मामला था, सीए लागू हो गया। किस मुसलमान की नागरिकता चली गई जो सीए का विरोध कर रहे थे? इस पैनल में मौजूद जो एसडीपीआई की सदस्य है, ये उन दिनों जो है सीए का जमकर विरोध कर रही थी। अब यही बता दें कृपा करके कि किस जो है मुसलमान की नागरिकता सीएए कानून लागू होने के बाद चली गई। तो ये झूठा था। ये निश्चित तौर पर इस झूठ का जो इरादा था वो वोट बैंक को जो है गोलबंद करने का था। साफ तौर पर दिखाई देता है। ट्रिपल तलाक का विरोध लोग कर रहे थे और ट्रिपल तलाक का विरोध करने वाले लोग यहाँ तक कहते हैं कि सारे मुसलमान जो हैं वो जेलों की सलाखों के पीछे पहुँच जाएंगे।
जो तलाक दे देगा वो पहुंच जाएगा। ट्रिपल तलाक लागू होने से महिलाओं का सशक्तिकरण के अलावा क्या हुआ? किस मुसलमान जो है उस पर आफत आ गई? नहीं आई। तो इस तरह से जो भी जी सुधार और संशोधन से कोई कानून बनता है उस पर जो है अफवाह फैलाने का पिछले 10-11 वर्षों से लगातार प्रयास चलता रहा है। उसी कड़ी में जो है वो वक्फ कानून पर भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं जवाब तो ये देती हूं। अफवाहें फैलाने के पीछे कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद करके हैं। वोट बैंक की राजनीति की जाती है। ठीक है निखत अब्बास, तो ये संविधान की दुहाई जो विपक्ष की तरफ से दी जा रही है ये बेईमानी है। दरअसल चुनावी राजनीति आपको अपनी चमकानी है। रोमाना जी, देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रहा है। शिक्षा छोड़ कर लोग विदेश जा रहे थे तो वहां पर ट्रंप की सरकार या तो वीजा कैंसिल कर दे रही है या भरे हुए फॉर्म्स ही रिजेक्ट कर दे रही है बच्चों के। और उसके अलावा भी किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है और न जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वक्फ की बड़ी चिंता, और वक्फ तो अब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है ना। स्टे ऑर्डर लगाने की फटकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल गई है, तो मुझे लगता है हमें उसका इंतजार करना चाहिए। पर क्योंकि ये संविधान की बात कर, नहीं एक सेकंड संविधान की बात करते तो करनी भी चाहिए और एक सेकंड गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर और फटकार आप फैक्चुअली गलत हैं, प्लीज करेक्ट कीजिए। मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए काइंडली करेक्ट इट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 मई को दोबारा सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आश्वासन दिया गया उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मोहर लगाते हुए इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तय की है। सिर्फ मैं फैक्चुअली करेक्ट आपको कर रही थी। आइए रोमाना जी, रिआइटरेट कर देती हूँ। हाँ। मैं रिआइटरेट कर देती हूँ, आप फैक्चुअली करेक्ट करिएगा। पहले प्रेम शुक्ला जी को करिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप मुझे फैक्चुअली करेक्ट करिएगा। मैं रिआइटरेट कर देती हूं, मैंने कहा स्टे ऑर्डर लगाने की फटकार कि लग सकता है अगर आपने इस कानून को जबरन थोपने की जहमत उठाई तो, ये बात बोली मैंने। पहली बात। दूसरी, अब संविधान पर आ जाते हैं, क्योंकि जब ये संविधान पर बात करते हैं तो इन्हीं के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होनहार सांसद निशिकांत दुबे जी ने अभी संविधान की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा ये जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं संजीव खन्ना जी हैं, वो देश में सिविल वॉर भड़का रहे हैं। अब आप देखिए, इतना अशोभनीय टिप्पणी करने का दुस्साहस निशिकांत दुबे में आया तो आया कहां से, दिनेश शर्मा में आया तो आया कहां से। और उसके बाद इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ऐसा कह रहे सरकार तो चला नहीं रही, मारियो वीडियो गेम खेल रहे हैं कि जैसे ही आग का गोला आएगा तो डक कर देंगे और कह देंगे जी ये तो व्यक्तिगत बयान था। आप बताइए, अगर व्यक्तिगत था और आप इसकी वाकई निंदा करते तो आपने इंटरनल कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि निशिकांत दुबे, जनता को पता होना चाहिए कौन है, इनके होनहार सांसद है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिस पर निशिकांत दुबे वाला बयान आप कह रहे हैं, क्योंकि वक्फ कानून में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ सुनवाई हुई है उसकी खींच में दिया गया बयान है। आप ये कह रही है निगत अब्बास, निगत आप ये कह रही है, ठीक है। जल्दी से मैं इससे पहले बाकी मेहमानों के पास चलूं। अभी तक जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है उस पर 30 सेकंड में, प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। निखत प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। प्रेम शुक्ला, अब आप ही के चैनल पे किस तरह से अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया, सर्वोच्च न्यायालय को उद्धृत करके अफवाह फैलाई गई, वो तो अच्छा है, तो आपका आभार कि आपने अफवाह फैलाने वाले को तत्काल जो है रोका और करेक्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का अंडरटेकिंग दे, ये कहते नहीं उसके पर फटकार लगा दी, स्टे लगा दिया। अरे भाई इतनी अफवाहें मत फैला, हम जानते हैं अफवाह फैलाने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन इन अफवाहों से कुछ होना जाना नहीं है। ठीक। अब सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला चल रहा है तो सड़क पर उतरने का क्या औचित्य है? हाँ। जब आपको या तो आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है, हाँ। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर, क्या उनको इस देश के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है? ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिभा पर, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार पर, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक समझ पर मैं जिस उनको पर संदेह है क्या? रिस्पांस चाह थी, जो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि साहब जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो निशिकांत दुबे का जो बयान आया जिससे पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है, वो दरअसल खींच में, वो ये कह रही है। वो जब पार्टी ने अलग कर लिया उसके बाद खींच तो आप रिस्पांस नहीं, ठीक है। ऐसे दसियों बयान जो है सब सामने है जिस पे इनकी पार्टी खींचती रही है। इनकी पार्टी खींच कर जो है दिग्विजय सिंह पर रोज खींचती है, इनकी पार्टी सैम पित्रोदा पर रोज खींचती है, निकाल कर फिर वापस ले लेती है। मुद्दे पर इनकी तो ये दुर्दशा है, क्या बातें करें। मैं जेडीयू के मेहमान राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास अब आपको लेकर चलूंगी। और राजीव रंजन जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर
कि ये जो कुछ हो रहा है क्या ये सिर्फ चुनावी राजनीति के चक्कर में हो रहा है या फिर कुछ कमी पेशी रह गई हो कानून में? क्योंकि आपकी पार्टी से भी कुछ आवाजें निकल कर आई सर, जिनको शिकायतें रहीं कि साहब जेपीसी में जिस तरीके के सुझाव हमने दिए थे, खासतौर से वक्फ बाय यूज को लेकर, जिस पर सरकार ने भी फिलहाल कहा है कि ठीक है कोई वक्फ संपत्ति अभी डीनोटिफाई नहीं की जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है 5 मई अगली सुनवाई होगी। तो कुछ कमी पेशी अगर रह गई है तो उसे ठीक करने की गुंजाइश बनती है यहाँ पर। राजीव रंजन जी, देखिए, अब जिन लोगों को संसद के दोनों सदनों में पारित कानून पर यकीन नहीं था, उनके समक्ष न्यायिक विकल्प थे और देश की सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनेक याचिकाएं वहां लंबित थी। उस पर सुनवाई के दौरान जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस हैं और जो भी उनके निर्देश हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यकीन आपको लोकतंत्र में, संविधान में, न्यायपालिका में तो रखना होगा। ये जो उत्तेजक बयान जिन लोगों की ओर से भी दिए जा रहे हैं या बिहार को जैसे आपने चुनने की कोशिश की, देखिए आपने भी कहा कि आपके भी कुछ लोग अलग दिखे जी। देखिए ये उत्तेजना जिस तरह से फैलाई गई, कोई भी बारीकी से कानून का अध्ययन नहीं कर रहा है, लोग अफवाहों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है सर, एक सेकंड राजीव जी, आप ही से मेरा सवाल है। राजीव जी, ये उत्तेजना फैलाई जा रही है या फिर संविधान तो अधिकार देता है ना सबको विरोध प्रदर्शन करने का शांतिपूर्ण ढंग से, तो अगर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात जो है वो रख रहे हैं और कह रहे हैं हम कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसमें उत्तेजना आपको क्यों नजर आती है सर? राजीव सर, मैंने तो पहले ही कहा कि अगर आप कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं तो किसको एतराज हो सकता है। ठीक है, मैंने तो खुद ही कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनेक याचिकाएं वहां लंबित हैं, विचारार्थ उन पर बातचीत हो रही है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं लोगों के जरिए, हमारे यहाँ जो जितने भी स्थापित नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके फैसले में यकीन जताया और उनका ये मानना है कि अगर जनता दल यूनाइटेड ने इस बिल को, इस कानून को अपना समर्थन दिया तो निसंदेह हमारे सुझावों को स्वीकार करने के बाद ये कानून आम लोगों की बेहतरी के लिए। ठीक है जी, कुछ मैं लोगों आरजेडी को के नाराजगी प्रवक्ता हो सकती अनवर है पाशा का रुख कर लेती हूँ। सबसे बड़ा आरजेडी के मैं प्रवक्ता 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। कीजिए सर, कीजिए, ले लीजिए सर, 30 सेकंड दीजिए जी। 30 सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर, चूंकि अब तो फ्लो टूट गया, अब जो मैं कहना चाहता था, देखिए बुनियादी तौर पर जो परिस्थितियां हैं, इस कानून में पहले भी संशोधन हुए 1913 के बाद, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जी अनेक संशोधन हुए। जिस समय 2013 में इस बिल पर बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी या हम जो ना एनडीए में थे ना यूपीए में थे, हमने रास्ता अलग बनाया था, लेकिन हम सब लोगों का समर्थन था। आज अगर ये सुधार उनके फायदे के लिए है तो ऐसी जिद और ऐसी हठधर्मिता किस लिए है? केवल लोगों को बरगलाकर वोट का फायदा लेने मैं इसी पर जवाब और दे जो लेती हूँ। मुट्ठी अनवर पर पाशा लोग साहब, हैं, ये सिर्फ और सिर्फ